प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए बहुत खुशी हुई है और उन्होंने बहुत अच्छे से हम सबको ग्रीट किया है। हमने उन्हें उनके 3rd टर्म के लिए कांग्रेचुलेशंस दिया है और उन्होंने बहुत आदर से हमको थैंक यू भी बोला है। एंड हिज करिश्मा इज unbelievable. हम literally there are no words now to express. We are very happy that we got शराब घोटाले को लेकर जो गोवा में पैसे का इस्तेमाल किया गया है, किस तरीके से वो एलिगेशन वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कल ईडी ने चार्जशीट फाइल करी है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक पार्टी इतने छोटे वक्त में इतनी भ्रष्ट हो गई है कि उसको अभियुक्त बनाया गया है चार्जशीट में। ईडी ने सारे तथ्य सामने रखे हैं और ईडी की चार्जशीट से ये उभर कर आता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किंग पिन थे पूरे शराब घोटाले के। उन्होंने 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स शराब घोटाले में लेने की उनकी व्यक्तिगत भूमिका रही है, जिसमें से 45 करोड़ रुपीस आम आदमी पार्टी के गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल करे गए हैं। ईडी ने सारे सबूत रखे हैं, जहां पर चंदप्रीत सिंह जो चैरियट प्रोडक्शंस के एम्प्लॉय थे, उनको आम आदमी पार्टी ने 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसे दिए हैं हवाला ट्रांजैक्शंस करने के लिए, जिसमें विनोद चौहान का नाम आया है, जिन्होंने 25 करोड़ रुपए दिल्ली से गोवा भेजे आम आदमी पार्टी के चुनाव की गतिविधियों के लिए, जिसको अभिषेक बोनापल्ली जो साउथ ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने वहां पर रिसीव करा है। इसका अर्थ यह है कि 9 अप्रैल 2024 का जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, जहां पर ईडी ने ये सारे तथ्य और सबूत रखे थे और हाई कोर्ट ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है, वो हादसा हुआ है, कितने लोगों की मौत है, कितने लोग इंजर्ड है और क्या प्रयास कर रहे हैं? आज सुबह 5:15 बजे एक प्राइवेट बस का जो मोतिहारी बिहार से चली थी, उसका एक्सीडेंट एक दूध के टैंकर से 238 किलोमीटर का जो माइलस्टोन है नेशनल हाईवे आगरा उस पर एक्सीडेंट हुआ। पीछे से बस की भिड़ंत उस दूध के टैंकर से हुई, जिसमें अब तक 18 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 19 परिवार सीएचसी से प्राप्त नहीं करा था, क्या लग रहा है सर, तेज रफ्तार में? प्रथम दृष्टया जो हमारे पास सूचना आई है, नहीं लग रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी और बाकी इलाज के लिए हमारी तैयारी है। सब लोगों ने करीब 6 नंबर कंट्रोल रूम वो जारी भी कर दी है, जो अलग अलग जनपदों देश में निवासित होता है, कुछ उत्तर प्रदेश के भी थे, कुछ बिहार के, वो उस नंबर पर फोन करके सारी। देखिए, बजट में सभी के बारे में, हर वर्ग के बारे में सोच समझ के सभी को हमने एक साथ सम्मिलित करके सभी के लिए कुछ ना कुछ दिया है। चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हेल्थ की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, टूरिज्म की बात करें, किसानों की बात करें, हर व्यक्ति को हम लोगों ने इस बार हर वर्ग को देखकर इस बजट को बनाया है। और मुझे तो लगता है कि इस बार जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हम लोगों ने 1.5 गुना बढ़ाया है, क्योंकि एक विकसित राजस्थान बनाने के लिए 2047 में विकसित राजस्थान का जो सपना है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है पूरे भारत को एक विकसित भारत बनाने का 2047 तक, और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पूरी टीम भी चाहती है, हम सब चाहते हैं और मुझे लगता है राजस्थान चाहता है एक विकसित राजस्थान बने। ये हमारा परिवर्तित बजट 2024-25 का ये बजट आया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारा विजन और हमारी सरकार का ये बजट, क्योंकि सरकारें अधिकतर हम देखते हैं आती हैं, अपना 5 साल का बजट पेश करती हैं,
लेकिन बजट के साथ साथ विजन भी हो। आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश के अंदर एक विजन, आगामी योजनाएं, 2047 तक का भारत कैसा होगा। आज हमने हमारे राजस्थान का बजट भी कि हमारा 2047 का राजस्थान कैसे होगा, क्योंकि हमेशा आप देखते हैं योजनाएं बनती हैं और वो योजनाएं पूरी होती हैं जब तक उन योजनाओं का और आगे जो काम होना चाहिए वो उसकी जनसंख्या के आधार पर, हमारी आवश्यकता के आधार पर बढ़ जाते हैं, वो हमारी योजनाएं छोटी लगने लगती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का ये जो बजट 2047 के विजन को रखते हुए हमने हर क्षेत्र में, क्योंकि आपने पिछली बार देखा होगा हमारा जो पहला अनुदान बजट था उसमें हमने आप सभी को कहा था कि हमारी ये सरकार बिजली और पानी के लिए कटिबद्ध है, क्योंकि आप भी जानते हैं और आप भी सभी राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बिजली की भी समस्या है। हमने इस बजट को बिजली पानी के साथ साथ हमारे किसान, हमारे युवा, हमारी महिलाएं, हमारा औद्योगिक क्षेत्र, हमने धीरे धीरे उन सभी विषयों को इस बजट में रखा है। हमारा विजन कि आने वाले समय में विकसित राजस्थान बने। हम 8 करोड़ जनता की जो इच्छा और अपेक्षा है, हमारा जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी अपेक्षा हमसे क्या है, उसकी अपेक्षा पर खरा हम कैसे उतर सकते हैं। समाज का हर बंधु, हर वो भाई जिसको आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति, उसको एक जीवन जीने का जो एक सरकार के द्वारा उसके जीवन में आगे लाने के जो उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को आगे लाने के लिए हमारी सरकार ने इस बजट में कई प्रावधान रखे हैं। प्रदेश की 8 करोड़ जनता भाजपा का जिस तरह से अटूट विश्वास करते हुए उन्होंने हमें जो बहुमत दिया, हमारी सरकार कटिबद्ध है कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता को उसका पूरा पूरा लाभ हम दें। अपना अग्रणी राजस्थान की दिशा में जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का वादा हमने संकल्प पत्र में किया था। इन वादों को पूरा करने के लिए हमारे मजबूत इरादे, दृढ़ इच्छा शक्ति आपने देखी होगी। हमने कहा था कि हम 45% वादे हमने जो हमारे संकल्प पत्र में थे वो हमने पूरे किए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं जिन वादों के साथ हम आए थे, हमारी इस बजट में आपने उनकी झलक देखी होगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार संकल्प पत्र के एक एक वादे को पूरा करेगी, क्योंकि सरकारें जो बजट देती हैं वो बजट वो देती हैं चुनाव आने का इंतजार करती हैं, अंतिम साल में देती हैं, या बजट चुनाव से पूर्व बजट में कुछ प्रावधान करती है। आपने देखा होगा हमारे इस बजट में हमने युवाओं के लिए जो हमने वायदा किया था, हमने कहा कि हम 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हमने बजट में पूरे में रखा है कि हम 4 लाख देंगे। पिछले उसमें हमने 70,000 के लिए कहा था कि हम आपसे कहना चाहते हैं इस बजट में 1 साल के लिए हम 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के विकसित राजस्थान की आधारशिला हमने आज इस बजट के माध्यम से रखी है। हम इस बजट में हमारे युवा, जैसा कि मैंने बताया, हमारे युवाओं की भागीदारी और भी बढ़े, इसके लिए आपने देखा होगा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी हम करेंगे।
इसके साथ साथ संभागों में स्पोर्ट के हम कॉलेज भी, हमारे महाविद्यालय हम उसमें खोलेंगे। इसके साथ साथ हमने कहा है कि हर जिले में जिस खेल के लिए हम काम करेंगे, जिससे कि टैलेंट निकल करके आए, 2036 का जो हमारा ओलंपिक है उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। केस में सर वर्ली हिट एंड रन केस में अभी अपोजिशन जो है वो एलिज कर रहा है कि कवर अप करने की कोशिश की कहीं ना कहीं। देखिए, अपोजिशन हमेशा आरोप करते रहे, उनके पास आरोप के सिवा दूसरा कोई काम है? हम लोग कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में देख रहे हैं हमारे कितने प्रोजेक्ट शुरू है। कई मुंबई में देखो कितने बड़े प्रोजेक्ट चालू है, मेट्रो के हैं, ये कोस्टल के हैं, अटल सेतु है, ये कारशेड है, ये सब हम कर रहे हैं। ये अपोजिशन को दिखाई नहीं देते। हिट एंड रन में मैंने पहले दिन से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। पुणे का हिट एंड रन इंसिडेंट हो गया तब से ये भी जब हुआ तो मैंने पहले पुलिस कमिश्नर को कहा कि इसमें कोई भी हो, कानून के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और हिट एंड रन में जो दोषी है, जो गुनाहगार है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। उनकी जो भी है कोर्ट की कार्रवाई होगी, पुलिस की कार्रवाई होगी। और जो बार हैं, जो देर रात तक चलते हैं, पब है वहां पर, और अनैतिक जो कुछ ड्रग्स है, ये सब बेचने वाले जो है, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश मैंने दिया हुआ है। इस केस में भी किसी को भी बिल्कुल सपोर्ट करना तो दूर की बात है, ये सभी लोग कानून के सामने, कानून के दायरे में एक समान है और इसलिए मैंने ये इंस्ट्रक्शन पहले दिन में दिया है और कार्रवाई आप देख रहे हैं। सर, राजेश शाह को आज आपकी पार्टी से निकाला गया, क्यों 4 दिन लग गए उनको पार्टी से निकालते हुए? क्योंकि इतने दिन से तो केस चल ही रहा है, नाम तो सामने आया ही था। देखिए, पार्टी से निकालना, इससे जो गुनाहगार है उसके ऊपर कार्रवाई करना, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और जो विक्टिम है उनको सपोर्ट करना, ये पहली बात है, वो प्राथमिकता है, उसको प्रायोरिटी देना है। ये पॉलिटिक्स करना है। मैं इतना ही कहूंगा कि कोई भी केस में गवर्नमेंट की तरफ से किसी को भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा, किसी को भी मदद नहीं होगी। मेरे इंस्ट्रक्शन आपने देखे, पुणे में भी एक्शन हुई है और यहाँ भी आप देख रहे हैं एक्शन हो रही है, एक्शन होगी। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी इलीगल काम करेगा उसको कानून छोड़ेगा नहीं। और इनके 12 महीने तो समझ में ही नहीं आएगा कि बजट आया क्या है। धरातल पे उतरने का कोई मतलब नहीं है इसका, केवल आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल है। क्योंकि केंद्र का बजट आया नहीं, इसलिए इनके पास में कुछ बोलने के लिए, देने के लिए बजट में कुछ था नहीं। आप देखिए कि किलों की और महलों की बातें होती रही, खेती की, किसान की, गरीब की, नौजवान की, दलित की, पिछड़े की और मातृशक्ति की कहीं कोई बात नहीं हो रही थी। इस बजट के अंदर एक कंपटीशन था कि कितने बार मुख्यमंत्री भजनलाल जी का नाम आएगा और कितने बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। आज तक के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री लिखने के बाद में जो मुख्यमंत्री होता है वो ही मुख्यमंत्री होता है, उसके आगे नाम लिखने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई। तो ये डाउट क्यों हो रहा है कि ये मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं कि नहीं है, मेरे ये समझ से परे है। इस बजट की गरिमा को तार-तार किया है इन्होंने। मैं समझता हूं कि इन्होंने 4 लाख नौजवानों को, युवाओं को नौकरी देने की बात की है और इस साल में 1 लाख की बात की है। अब तक तो जो हमारे समय में, कांग्रेस के समय में, सरकार के समय में जो भर्तियां निकल करके वित्तीय स्वीकृति हो गई, परीक्षा हो गई, परिणाम हो गई, वो ही नहीं दे पाए। तो ये कब तो किस विभाग में 1 लाख नौकरी निकालेंगे और इन 6 महीने में कैसे
बाकी के बचे हुए 6 महीने में ये कैसे कर पाएंगे, 8-9 महीने मान लीजिए आप एक तरीके से, तो कहां से ये भर्तियां देंगे। स्कूलें 100 खोलने की बात करें, एक विधायक को एक दे देते तो भी समझ में आती। कहां हमने 8000 स्कूलों को कर्मोन्नत किया, स्कूलें खोली, कहां पर इंग्लिश मीडियम 3737 स्कूल, कोई विजन नहीं है इनका किसी तरीके से। न ओपीएस के बारे में है, न 25 लाख का जो गरीब को बीमा मिलता था, स्वास्थ्य फ्री मिलता था, उसकी कोई बात नहीं है। किसान को जो हम 2000 रुपये प्रति एचपी जो छूट देते थे, उसमें नए किसानों के लिए वो छूट होगी कि नहीं होगी, इस बात का भी कहीं कोई नहीं है। जो 100 यूनिट बिजली फ्री थी, वो नए जो कनेक्शन ले रहे हैं उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बड़े बड़े जो पूंजीपति, धन्ना सेठ, अडानी अंबानी जैसे लोग जिन्होंने पावर जो स्टेशन लगा रखे थे, उनकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ करने का काम किया। एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा कि ऐसे लोगों को जो हजारों लाखों करोड़ रुपए के मालिक हैं और उनको तो छूट दी गई है, और गरीब के लिए कोई छूट की कोई बात नहीं है, उसके लिए कोई विजन नहीं है, कोई नई योजना इनकी तरफ से किसी तरीके की नहीं है। शिक्षा का तो शायद डेडलाइन में इन्होंने निपटा दिया शिक्षा को तो। और कृषि मंत्री की गैर मौजूदगी में इन्होंने कृषि का बजट पढ़ा। अब वो कृषि मंत्री का इसमें विजन आया कि नहीं आया, ये भी समझ से परे है। मैं समझता हूं कि ये दिशाहीन बजट था। गांव ग्रामीण किसान का और नौजवान का 2 घंटे में कोई लास्ट के 10 मिनट नाम आया हो तो भले ही, बाकी तो किलों पे, महलों पे, नगरों पे, उस पे चलते रहे, पर्यटन पे चलते रहे। अच्छी बात है, पर्यटन को भी बढ़ावा मिले, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन 70-80% आबादी जो गांव में रहती है, जो विकास के लिए आज भी लालायित है कि हमारा विकास होगा, हमने सरकार बनाई है और ये सरकार हमारे लिए कोई अच्छी योजनाएं लेकर के आएगा, किसान की आमदनी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति की आमदनी बढ़ेगी, इन चीजों का कहीं भी इस बजट में नहीं है। और मैं समझता हूं कि जब तक केंद्र का बजट नहीं आता तब तक इनके पास में करने धरने के लिए कुछ भी नहीं है। जो अंतरिम बजट दिया था उसकी भी एक भी घोषणा आज की तारीख तक धरातल पे नहीं उतरी है, और ये जो बजट है वो केवल हवाई रह जाएगा, किले और महलों की बात करने वाला बजट रह जाएगा। लोग इनको गांव में जब जाएंगे, अभी मेरे थपथपा रहे थे ना, इनको गांव में जाएंगे तो पूछेंगे भाई हमारे गांव के लिए क्या लेकर के आए, कौन सी सड़क लेकर के आए हो। ईआरसीपी के लिए जो ये बात कर रहे हैं 10,000 करोड़ की, ये वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई थी, टेंडर प्रक्रिया हो रही थी, तो चूंकि बजट बनाने वाले वही टीम है जो हमारे पास थी, तो इसने पुनरावृत्ति कर दी उसकी, और इनके ये तालियां बजा रहे थे कि भाई हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। ये तीर नहीं मारा, जो हमारे समय में घोषणाएं थी और जो हमारा विजन था उसी को थोड़ा बहुत अगर कहें तो उसको आगे बढ़ाने में 1-2 चीजों में इन्होंने काम किया। बाकी ये बहुत ही ग्राम, किसान, ग्रामीण, युवा, SC, ST, OBC, गरीब, स्वर्ण, इन सब के को निराश करने वाला है। और तेलंगाना में 8 महीने पहले जो सत्ता में आए कांग्रेस सरकार रेवंत रेड्डी जी के नेतृत्व में, जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नाते तेलंगाना में अलग अलग वादा किए थे। 6 गारंटी के नाम पर सोनिया गांधी स्वयं सभी तेलंगाना के हर घर को चिट्ठी लिखा है, स्वयं सिग्नेचर करके पॉम्पलेट गया। उसमें बोले मैं तेलंगाना का माता हूं, मुझे समर्थन करो, मैं सत्ता में आए तो 6 गारंटी 100 डेज में हम कंप्लीट कर दूं बोल के तेलंगाना जनता को वादा करके कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए। राहुल गांधी गांव-गांव घुमा, मगर इस 7 महीने के बाद भी एक स्कीम भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। स्पेशली महिलाओं के लिए हर महिला को 2,500 रुपए दे तुम बोले, और जो भी गरीब का शादी हुए तो गोल्ड दे तुम बोले, पैसे 1 लाख रुपए दे तुम बोले, और जो कॉलेज में पढ़ने वाले गर्ल्स को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर दे तुम बताए। ऐसी अभी तक एक स्कीम भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सिर्फ
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी गांव-गांव घूमते हैं। हम अगस्त में करूंगा, उसके बाद दिसंबर में करूंगा, ऐसा पोस्टपोन कर रहे हैं, मगर 100 डेज चले गए, 200 डेज चले गए, 300 डेज का भी नजदीक आ रहे, मगर कोई भी काम नहीं हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से, सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से यही सवाल करना चाहते हैं, आपके गारंटी के नाम पर वोट डाल के सत्ता में आए, आपके गारंटी क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करे? ये गारंटी बोलो तो झूठा गारंटी है, लोगों को भड़काने के लिए गारंटी है, वोटों के लिए गारंटी है, काम करने की गारंटी कांग्रेस पार्टी नहीं है। ये झूठा गारंटी देना कांग्रेस पार्टी का आदत है। लास्ट 75 ईयर्स ऐसी ही गुमराह करते हुए राजनीति चला रहे कांग्रेस पार्टी। इसलिए तेलंगाना जनता आज कांग्रेस पार्टी के ऊपर आक्रोश है। इसलिए जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 36% वोट मिला, तेलंगाना में 8 सीट मिला है। आने वाले दिन में तेलंगाना में हम सत्ता में आएंगे, बिल्कुल कदम कदम पर कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। जो 6 गारंटी जो इम्प्लीमेंट करने का जो वादा किया है, वादा के विषय पर लोगों को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी को कटघरा में खड़ा करेंगे। चलो। आपका नाम? मेरा नाम कबीर मित्तल है। कबीर, आपने पोयम लिखी है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, आप अगर हमें बताना चाहें, सुनाना चाहें। तो नमस्ते, सुस्वागतम। ये सौभाग्य है हमारा कि आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रिया आ रहे हैं। मेरी मातृभूमि की सुहानी यादें संग ला रहे हैं। त्याग, तपस्या, बलिदान, साहस, प्रेम, भाईचारा, सुख, शांति, विकास ये भारत की पहचान। ये हम उस धरती के रहने वाले हैं जिसने हर जनमानस, हर देश को दिया पूर्ण सम्मान। आदरणीय मोदी जी के प्रयासों द्वारा भारत से आयुर्वेद और योग दर्शन का ज्ञान पहुंचा पूरी दुनिया में। इससे बढ़ रहा है भारत का सम्मान। जय हिंद, जय भारत। Is the highest national honor which was conferred on Honorable Prime Minister, Order of the Saint Andrew the Apostle. I'm sure all of you had a chance to watch it live as it was being conferred. For Prime Minister's outstanding contribution to India-Russia ties. You would know that this award was announced in 2019. In terms of focus areas of discussion between the two leaders, a broader point here is that the agenda of discussion between the two leaders was principally economic. It dominated the discussions both at the dinner yesterday and earlier today, but also included elements relating to cooperation between the two countries in the political sphere, larger space of economic engagement covering extensively trade, capital linkages, energy, science and technology cooperation. Defense and security was also another element of the discussion, and the larger development of a situation regionally and globally. The two leaders also reviewed status of bilateral engagement and multilateral groupings, including BRICS, the Shanghai Cooperation Organization, and the United Nations. देखिए, जुलाई में तो काफ़ी अच्छी बारिश हुई है और अभी 33% एक्सेस है जो बारिश 1 जुलाई से अब तक की। और 3 ऐसे जिले हैं जहां थोड़ी कम बारिश है, उसमें जिला ऊना है, लाहौल स्पीति है और सिरमौर जिला है। बाकी प्रदेश में पर्याप्त बारिश है। अभी 2 दिन जो है कुछ बारिश में कमी है, जैसे आप देख रहे हैं कि स्कैटर्ड बारिशें हो रही हैं लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी की। तो आज भी बारिश जो है कम ही रहेगी। कल भी दिन में तो कम है, लेकिन आफ्टरनून और इवनिंग में कुछ रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी और रात में उसमें थोड़ा और बढ़ोतरी होगा। 11 तारीख में फिर फेयरली वाइड स्प्रेड थोड़ी बारिश बढ़ेगी। 12 तारीख में भी चांसेस हैं। 11 और 12 तारीख में प्रदेश में थोड़ी सी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी। अभी तो अच्छा है, काफ़ी मानसून काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर 1 जून से हम बारिश की आंकड़े लेते हैं तो 49% डेफिसिट था, तो अभी 22 के आसपास आ गया है। तो
सामान्य के आसपास जो है 1 जून से अब तक की बारिश हो गई है, तो लेवल मानसून का काफ़ी अच्छा है, बेहतर हो गया है। और जुलाई में जैसे हमने फोरकास्ट भी किया है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश अच्छी होगी और 20 के बाद जो है रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ी बढ़ेंगी भी जुलाई में भी। तो कुल मिला के नॉर्मल मानसून है इस साल और अच्छा मानसून रहेगा और प्रदेश में आप देखेंगे कि बीच बीच में कुछ हैवी रेनफॉल भी आएंगे। अभी तो इमीडिएट वार्निंग नहीं है, लेकिन हैवी रेनफॉल तो हिमाचल में कभी भी हो जाता है, खासकर जो मध्यम और निचले क्षेत्र के जिले हैं वहाँ पे संभावना है। लेकिन अभी 11 और 12 तारीख में हमने वार्निंग रखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे हैवी रेनफॉल हो सकता है। आज तो नहीं है ज़्यादा चांस हैवी रेनफॉल के, लेकिन कल दोपहर के बाद जैसे मैंने कहा कि एक पश्चिम विक्षोभ का भी असर होगा, तो उससे 10 रात में और 11 और 12 में थोड़ा रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा और वार्निंग में रखी हुई है हमने। अभी तो येलो अलर्ट है और हमें लगेगा तो हम उसको ऑरेंज भी कर देंगे। हाँ, फ्लैश फ्लड की अब संभावनाएं ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि बारिशें लगातार है और उससे मॉइस्चर लेवल भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो बारिश कम भी है तो तब भी उसमें चांसेस हैं। और समय समय पर हम फ्लैश फ्लड जो है जिलावार बताते हैं कि किस जिले में कब जो है फ्लैश फ्लड की संभावना है। तापमान सामान्य से कम है, जो अधिकतम तापमान है वो काफ़ी सामान्य से नीचे आ गया और न्यूनतम तापमान भी अब जो है सामान्य के आसपास है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एड्यू द एपोस्टल से सम्मानित किया जाना हम सभी देशवासियों के लिए गौरव का पल है। मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। उन्हें प्रदान किया गया ये सम्मान विश्व में नए भारत की बढ़ती हुई धाक का प्रतीक है। मोदी जी न सिर्फ भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी उनका योगदान अतुलनीय है। एक ग्लोबल लीडर के रूप में प्रधानमंत्री जी की छवि सभी देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। उन्हें दुनिया के कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किया है। इसके अतिरिक्त उन्हें पर्यावरण, स्वच्छता, ऊर्जा, विश्व शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी उसमें क्या स्टेटस है घटना? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये घटी सुबह पर, जिसमें जो बस है एक कोई नमस्ते बिहार करके ये बस चलती है बिहार के शिवहर डिस्ट्रिक्ट से और दिल्ली के लिए। तो इसमें काफ़ी यात्री सवार थे और इस बस ने आगे जा रहे दूध के टैंकर में टक्कर मार दिया और बीच से ही बस फटते हुए चली गई, जिसकी चपेट में जो लोग आए उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई और लगभग 18 लोग डेथ हुई है। 19 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। लगभग उनकी स्थिति स्टेबल है और जो सेफ हैं 22 लोग, उनके लिए अलग से बस की व्यवस्था कर दी गई है। इनको चाय पानी खाना करा करके यहाँ से इनके गंतव्य को रवाना किया जा रहा है। एक दूसरी चीज़ है, ये जो बस थी इसकी हालत बहुत जर्जर थी, जो देखने में अभी एमएफएसआई लग रहा है। तो क्या आप लोग जो अपनी इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट कोई ऐसी सबमिट करेंगे ताकि इस तरह की जो डग्गा मार बसें हैं उन पर कोई कार्रवाई हो? क्योंकि ये इसमें साइड में पूरी लकड़ी लगी हुई थी, कहीं पे शीशे टूटे हुए थे पहले से ही। जी, इसमें यही कहना है कि हमारे डीएम साहब ने इसको संज्ञान लेते हुए आरटीओ साहब को यहाँ निर्देशित किया है और बस के इस खिलाफ जो है एक एफआईआर भी पंजीकृत करा रहे हैं हमारे आरटीओ साहब। इस तरह की बसों पे अंकुश लगाने का अभियान उच्च अधिकारियों के निर्देश में भी चलेगा, जो कार्रवाई की जाएगी। शैला रानी जी का अचानक इस प्रकार से हमारे बीच में से चले जाना, इस प्रकार से शरीर छोड़ देना, ये बहुत दुखद है। और उनका पूरा जीवन संघर्षशील जीवन रहा, अपने क्षेत्र से लोगों से हमेशा जुड़ी रही, उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही और मुझे भी जब भी मिलती थी तो उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना
हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है और निश्चित रूप से इसकी भरपाई होना असंभव है, मुश्किल है, लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, उनके क्षेत्र के लोगों को, उनके चाहने वालों को, सबको भगवान इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चांसलर कार्ल नेहमर, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए चांसलर नेहमर का आभार प्रकट करता हूं। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ये भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। फ्रेंड्स, लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। आपसी विश्वास और शेयर्ड इंटरेस्ट से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। आज मेरे और चांसलर नेहमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को अभी उनका प्रेजेंट स्टेटस वो क्या है? जो आज सुबह बहुत ही दुखद हादसा हुआ है बांगरमऊ पास एक्सप्रेस पे, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हुई है और एक बच्चे को मिला के 19 लोग चोटिल हुए थे, जिसमें से 3 इंजर्ड बांगरमऊ सीएससी पे हैं और 16 हमारे इमरजेंसी पहुंचे थे। उनमें से 6 को हमें रेफर करना पड़ा, 5 हमने ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर किया और एक व्यक्ति जिसकी आंख में चोट थी उसे हमने मेडिकल कॉलेज कानपुर के लिए रेफर किया है। अभी मेरे पास जानकारी आई कि जो 5 ट्रॉमा सेंटर गए थे उन सबको वहाँ पे एडमिट कर लिया गया है और वो फिलहाल स्टेबल है। क्या लखनऊ से भी कोई टीम? हाँ, लखनऊ बलराम हॉस्पिटल से हमें सपोर्ट करने के लिए टीम भेजी गई है, लेकिन उस टीम के आने तक हमने सब अपना मैनेज कर लिया था। अब टीम अभी भी मौजूद है और पीएम में हमारी मदद कर सकती है आवश्यकता पड़ने पर। वैसे पोस्टमार्टम हाउस के लिए पोस्टमार्टम करने के लिए 18 लोगों की हमने 4 डॉक्टरों की टीम लगा रखी है और हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम सब अच्छी तरह से मैनेज करेंगे। नंबर ऑफ सिविलिटी की बात करें, इनिशियली 18 रिपोर्ट नहीं, लेकिन बाद में आ रहा कि कुछ लोग जो अंडर ट्रीटमेंट में थे उसमें से शायद नहीं, ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं है। 18 है। तो गर्रा का जलस्तर बढ़ रहा है, क्या कुछ
किया जा रहा है? ये जनपद शाहजहांपुर में कल शाम से पीलीभीत डैम से पानी छोड़े जाने के कारण और बरसात होने का लगातार गर्रा और खन्नौर दोनों नदियों में जलग्रस्त बढ़ने से शहर के कई क्षेत्र हैं, कई मोहल्ले जो पानी में डूब गए हैं, जिससे कई लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। इसकी निराकरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्राइवेट नाव की व्यवस्था की गई है और शासन द्वारा यहाँ पे पीएसी फ्लड कंपनी भी अलॉट कर दी गई है। 1.5 सेक्शन पीएसी आ रही है, रास्ते में है। हम लोग तत्परता से रात दिन लगे हुए हैं ताकि कोई किसी तरह दुर्घटना ना घटे। इसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं, पुलिस प्रशासन लगातार लगा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से भ्रम फैला रही है कि दिल्ली सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं, पीपीएसी को बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ये समस्या है कि जिस जिस राज्य में उनकी सरकार है वहां पे देश में सबसे महंगी बिजली मिलती है। भारतीय जनता पार्टी की ये समस्या है कि जहां जहां उनकी सरकार है, दिल्ली के आसपास आप फरीदाबाद चले जाइए, नोएडा चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए, ग्रेटर नोएडा चले जाइए, गर्मियों में वहां पे 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं। खुद तो भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों की बिजली की समस्या सुलझा नहीं पा रही और दिल्ली सरकार पे झूठे आरोप लगा रही है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये डीईआरसी के ऑर्डर्स हैं जहां तक पीपीएसी का मैटर है, और ये बहुत क्लियर कट टर्म्स में ये कहते हैं कि पीपीएसी चार्ज को नहीं बढ़ाया जाएगा। सितंबर तक पीपीएसी का जितना पहले का ऑर्डर था वो जारी रहेगा, लेकिन डिस्कॉम्स के पास ये प्रावधान होता है कि अगर उन्हें खास करके गर्मियों के मौसम में, क्योंकि बहुत पीक पावर का यूजेज होता है, एक्स्ट्रा पावर खरीदनी पड़े, तो वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे अप टू 75.5% पीपीएसी बढ़ा सकते हैं उस दौरान में जब उन्होंने महंगी बिजली खरीदी है। ये प्रावधान कोई नया नहीं है, ये प्रावधान पिछले 10 साल से ज़्यादा से ऑलरेडी डीईआरसी द्वारा दिया गया है। और अक्सर गर्मियों में क्योंकि पीक बिजली होती है और हम बिना कटे बिजली देते हैं, इसलिए गर्मियों के महीने के लिए अप टू 7% 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए डिस्कॉम्स अपना पीपीएसी चार्ज बढ़ा लेते हैं। लेकिन ये कहीं पर भी दिल्ली सरकार द्वारा, डीईआरसी द्वारा बिजली के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करूंगी कि भ्रम ना फैलाएं। अभी उसमें क्या स्टेटस है घटना? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये घटी सुबह पर, जिसमें जो बस है एक कोई नमस्ते बिहार करके ये बस चलती है बिहार के शिवहर डिस्ट्रिक्ट से और दिल्ली के लिए। तो इसमें काफ़ी यात्री सवार थे और इस बस ने आगे जा रहे दूध के टैंकर में टक्कर मार दिया और बीच से ही बस फटते हुए चली गई, जिसकी चपेट में जो लोग आए उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई और लगभग 18 लोग डेथ हुई है। 19 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। लगभग उनकी स्थिति स्टेबल है और जो सेफ हैं 22 लोग, उनके लिए अलग से बस की व्यवस्था कर दी गई है। इनको चाय पानी खाना करा करके यहाँ से इनके गंतव्य को रवाना किया जा रहा है। एक दूसरी चीज़ है, ये जो बस थी इसकी हालत बहुत जर्जर थी, जो देखने में अभी एमएफएसआई लग रहा है। तो क्या आप लोग जो अपनी इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट कोई ऐसी सबमिट करेंगे ताकि इस तरह की जो डग्गा मार बसें हैं उन पर कोई कार्रवाई हो? क्योंकि ये इसमें साइड में पूरी लकड़ी लगी हुई थी, कहीं पे शीशे टूटे हुए थे पहले से ही। जी, इसमें यही कहना है कि हमारे डीएम साहब ने इसको संज्ञान लेते हुए आरटीओ साहब को यहाँ निर्देशित किया है और बस के इस खिलाफ जो है एक एफआईआर भी पंजीकृत करा रहे हैं हमारे आरटीओ साहब। इस तरह की बसों पे अंकुश लगाने का अभियान उच्च अधिकारियों के निर्देश में भी चलेगा, जो कार्रवाई की जाएगी। बाई इलेक्शन हो रहा है वेस्ट बंगाल में नदिया जिला में। हम लोग 100% ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इस इलेक्शन इस बार ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि आम आदमी का जो भ्रम था, जो उन लोगों को सोच था कि बीजेपी आएगा कुछ करेगा, ये करेगा वो करेगा, बीजेपी कुछ नहीं करेगा। और जो मधुआ वस्तु समाज का लोग है उन लोगों को लग रहा था कि हमारा सिटीजनशिप मिल जाएगा, जो सिटीजनशिप बीजेपी का कारण नहीं 2003 में उसका प्रॉब्लम हुआ था कुछ, उन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि बीजेपी सिटीजनशिप नहीं दे रहा है, उसको छीन रहा है। সকাল থেকে যে ভোট হচ্ছে যে उसके बारे में हल्ला हुआ था, टीएमसी के जो ये कैंडिडेट বা আপনাদের नाम उठছে সেই बारे में, इसके बारे में मैं नो वायलेंस में विश्वास करता हूँ और लोकसभा चुनाव 2024 की थी, उसमें एक भी घटना हमारा तरफ से और इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है। और इस बार भी शांतिपूर्ण वोट हो रहा है, कोई हिंसा का घटना नहीं है और हम लोग पीसफुली चाहता हूँ कि आम आदमी पीसफुली चुनाव के लिए जाए, वोट देने के लिए जाए और ममता बनर्जी को
दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। यह लीगल माइग्रेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की मूवमेंट में सहयोग देगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये हॉल जहां हम खड़े हैं बहुत ही ऐतिहासिक है। 19वीं सदी में यहां ऐतिहासिक वियना कांग्रेस होस्ट की गई थी। उस कॉन्फ्रेंस ने यूरोप में शांति और स्थिरता को दिशा प्रदान की थी। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं। इसके लिए हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं।